आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए घोटालों को अरुण जेटली पर साधा निशाना, कहा घोटाले में जेटली का सीधा संबंध, जेटली ने आरोपों को नकारा। अरुण जेटली के बचाव में बीजेपी, ईरानी बोले ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उठाया, वहीं डीडीसीए ने अरुण जेटली को दी क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति पर विवाद, नियुक्ति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एससी को लिखी चिट्ठी। भारत में आतंकी संगठन अलकायदा के नेटवर्क का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में अलकायदा इंडिया सबकॉन्टिनेंट का चीफ घटक से आतंकवादी गिरफ्तार। और मुंबई हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा, विमान के इंजन में फंसकर टेक्नीशियन की मौत, डीजीसीए ने दिए हादसे की जांच के आदेश। नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के यू टर्न का। जी हां, अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक सामाजिक भेदभाव है तब तक देश में आरक्षण जारी रहना चाहिए और संघ इसे खत्म करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण नीति पर भागवत के बयानों से तूफान खड़ा हो गया था। यहां तक कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का मुख्य कारण भी आरक्षण ही बताया जा रहा है। और 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक सामाजिक आरक्षण चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण पर सफाई देने में लगे हुए हैं। ये सफाई उस वक्त आई है जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं। बंद मुट्ठी से रेत की तरह बीजेपी के हाथ से जीत फिसल चुकी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान दिया है। मोहन भागवत ने आरक्षण पर यू टर्न ले लिया है। सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक सामाजिक आरक्षण चलेगा, ये संघ का कहना है। और सामाजिक भेदभाव समाप्त हुआ, अब आरक्षण निकालो, ये उनको कहना पड़ेगा जो सामाजिक भेदभाव के शिकार है, तब हो। ये सदस्य की पहले जो भूमिका था, उत्तर परिषद ने भी कहा है। आपको याद दिला दें, बिहार चुनाव के वक्त मोहन भागवत ने आरक्षण की बात कर विवाद खड़ा कर दिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के ढांचे को बदलने की बात कही थी। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण की समीक्षा वाले भागवत के बयान पर पार्टियों ने खूब राजनीति की। उस वक्त मोहन के बयान को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजी से लपक लिया था और बिहार के चुनाव को अगड़ों और पिछड़ों के बीच की जंग बता दिया था। लालू ने इस बयान को इस तरह पेश किया कि बीजेपी को आरक्षण का दुश्मन साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मौके पर लालू ने आरक्षण के नाम पर बीजेपी को जमकर कोसा। लालू का बीजेपी पर हमला इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी को खुद रैलियों में आरक्षण पर सफाई देनी पड़ी। मोहन भागवत आरएसएस का हेड बोला कि आरक्षण को छीन लिया जाएगा। हम कहा कौन माई के लाल हरम और लालू के रहते बाबा का दिया हुआ रिजर्वेशन छीनने का नाम लिया, लालू फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन दिया हुआ उनका आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, एकदम डटे रहना। जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। सभी पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण आरक्षण पर बयान देना ही मानती हैं। ऐसे में 2017 यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आरक्षण के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। मायावती ने राज्यसभा में कहा, उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए और गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है,
तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। बिहार विधानसभा में तो आरक्षण लालू का ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आया, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती के पास भी केवल आरक्षण नाम का ही तीर बचा है, जिसे लेकर मायावती फिर से एक बार यूपी की सत्ता पर राज करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हां, आरक्षण को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार यू टर्न लिया है और हमारे स्टूडियो में इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग और साथ ही मनोज दोहन जो कि अध्यक्ष हैं यूनियनिस्ट मिशन के, और कांग्रेस नेता कृष्ण मुरारी जाटव, और साथ के साथ हमारे सहयोगी हकीकत कादियान। तो बात करते हैं हम, पहले बात नंद किशोर गर्ग जी के पास चलेंगे कि गर्ग साहब, ये जो आरक्षण का मुद्दा है, बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी स्पष्ट किया था कि बीजेपी की ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। लेकिन उस समय ये मुद्दा इतना उछला क्योंकि उससे पहले भागवत साहब ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कही थी। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चीज को? मैं समझता हूँ कि मीडिया जो मेहनत करनी चाहिए, जो स्टडी करनी चाहिए, पहले उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि जिस अखबार में इंटरव्यू दिया उस अखबार की कंपनी का डायरेक्टर हूँ मैं जी। एक स्वाभाविक इंटरव्यू था, प्रश्न पूछा जाए उसके उत्तर में स्वाभाविक ये कहा था कि आरक्षण की सीमा 49% रहेगी जी। उसके अंतर्गत अब जिन लोगों के 2 पीढ़ियां ले चुकी हैं उसके बाद वो बाहर हो जाए और उसके बदले में दूसरे लोग आना उसी वर्ग के जी। ये प्रारंभ हो जाए तो एक चर्चा को उसने एक ये बयान विचार की बात कही। विचार में क्या कहा कि उसके उस आरक्षण उतना ही रहेगा। सपोज मैं आरक्षण ले चुका हूं, मेरे बच्चे ले चुके हैं, अगर वो सक्षम हो गए, IAS हो गए, व्यापारी हो गए, तीसरी पीढ़ी में आके वो स्वयं उनको, उसके लिए क्रीमी लेयर की बात OBC में है भी, बहुत पहले से चल रहा है जी। SC ST में नहीं है। ST जाति नहीं होती, केवल क्षेत्र विशेष है। इस देश के अंदर विचार करने में भी तकलीफ जिन लोगों को हो, ST है यदि आदिवासी इलाके में रहता है, यदि वो दिल्ली शहर में 3 पीढ़ी से रह रहा है तो ST नहीं रहता। इस पे मैं कहूँ विचार कर ले तो उसके अंदर भी हल्ला होने की संभावना बनती है जी। परंतु उसके बाद प्रधानमंत्री कैटेगोरिकल कह चुके, फिर भी बिहार के चुनाव से जोड़ा गया और अब आप भी आज इसको यू टर्न बोल रहे हैं। आज क्या कहा उन्होंने, नागपुर के अंदर वहाँ के सहकारी बैंक में भाषण दे क्या कहा उन्होंने कि वो परिस्थिति आनी चाहिए जिसमें जो आरक्षित वर्ग है उनको लगे कि आज हम सबके बराबर आ गए। आरक्षण दिया था सामाजिक रूप से उनको जो छोटापन ना हो, उनके अंदर भेदभाव की भावना ना हो, कोई पिछड़ा ना, अछूत नजर, कोई बराबर में बिठाने में ना कतराए, उनके बर्तन अलग ना रखे जाएं, उनको सब सुविधाएं दी जाए। ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब अंबेडकर संघ की इस शाखा मंदिर मार्ग, जिसको पहले वाल्मीकि बस्ती बोलते थे, स्वयं आए थे। उन्होंने फिर कहा भी आपके जाति व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने कहा आप पूछ लीजिए। उन्होंने एक एक से पूछा, कहना जी हमारा तो हम जाति का नाम ही नहीं लेते, हम तो मिलके खा रहे हैं, देख लो मिलके खेल रहे हैं, सहभोज की परंपरा। उससे पहले वर्धा में भी गए थे। तो गांधी जी ने क्या कहा उस समय, गांधी जी तो कि मैं तो ये करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, हेडगेवार तुमने कैसे कर दिया। कहना जी हमने जाति के ऊपर नहीं जाते। आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद अनुसूचित वर्ग के भी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाजपा के हैं। तो कैसे हैं? अगर हम इन लोगों से, हम आत्मीयता से जुड़ते हैं। आज 1 लाख ऐसे गांव आइडेंटिफाई किए हमने 10 साल पहले जहां भी सरकार नहीं पहुंच पाई। उनमें से 55,000 गांव में जाके एकल विद्यालय हमने शुरू किए ताकि उनको तीसरी तक पढ़ाई करके थोड़े बड़े हो जाए तो सरकारी स्कूलों में भेज रहे। 55,000, 30,000 विद्यालय हमारे यहाँ आज संघ के से जो प्रेरणा लेके चलते हैं, उन सबके अंदर बिना भेदभाव को सबको शिक्षा दे रहे। 40 लाख ऐसे बच्चों को हम वहाँ पढ़ा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, एक समरस समाज बने जिसके अंदर आरक्षण की बैसाखियों की जरूरत ना हो। ये बाबा साहब ने भी कहा। बाबा साहब ने क्या कहा, मेरा समाज 10 साल में, 15 साल में इतना सक्षम हो जाए कि वो बैसाखियों को फेंक दे, सीधा सीधा चलना शुरू कर दे। ये सपना है मेरे देश के संविधान निर्माता का, वही सपना मोहन भागवत जी का, वही सपना मेरा है और इसके अंदर के डिस्प्यूट का कोई कारण नहीं है। जी बिल्कुल। और मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके की ये चर्चाएं शुरू होती हैं और उसके बाद मतलब को ना समझते हो सीधे तौर पर एकदम हंगामा बरप जाता है।
सर, मोहन भागवत जी ने कहा कि सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन की आवश्यकता है, तो उनको ये बात आज समझ में आई है। 60 साल के बाद मोहन भागवत जी को ये बात समझ में आई कि सामाजिक रूप से अगर पिछड़ापन रहेगा तो सामाजिक तौर पर रिजर्वेशन देना ये अनिवार्यता रहेगी। और खुद अगर कोई जाति कहे कि मुझे इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है तो वो रिजर्वेशन को छोड़ देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक तौर पर आज ज्यादा अत्याचार दलितों पर, पिछड़ों पर बढ़े हैं। पंजाब में घटना हुई, दलितों के हाथ पांव को काट दिया गया। हरियाणा में घटना हुई। पूरे देश में दलित पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज जितना रिजर्वेशन की जरूरत है उतना कभी नहीं रही इतिहास में, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है आज इस मुल्क में, और हिंदुओं की सरकार में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था के कारण दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए मोहन भागवत जी ने जो बात कही कि सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हैं तो सामाजिक तौर पर ही रिजर्वेशन होना चाहिए, यह बात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने आज से 70 बरस पहले कही थी। सर छोटू राम जी ने आज से 80 बरस पहले कही थी। तो ये लोग मोहन भागवत जी 60-70 बरस पीछे चल रहे हैं उन लोगों की सोच से। चलिए मनोज, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से आपने कहा कि दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, तो पिछले 2 साल और उससे पहले के अगर आंकड़े उठाएं तो इस तरीके की घटनाएं भी कम हुई हैं। मैं एक टिप्पणी इस पे करूंगा कि मनोज जी किसी आपसी झगड़े को, गैंग के झगड़े को आरक्षण से क्या अबोहर की घटना दुखदाई है, परंतु एक दिन पहले रेप के केस दर्ज हुए। जिस फार्म हाउस पे घटना हुई वो अकाली दल के नेता का, इसके कारण पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। 12 केस पहले दर्ज हैं। यहाँ झगड़ा पहले 6 लोग मारे थे, एक परिवार ने, दूसरे ने उससे कोई बदला लिया होगा। ये घटनाएं क्राइम की हैं और क्राइम को रोकना स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सीधा फर्ज बनता है और उसके ऊपर काम करना चाहिए सख्ती से, कानून को पालन करना। कृष्ण मुरारी जी, कल मैं इसमें, और इनसे कृष्ण मुरारी भी एक पहले ही सवाल दे, कल हमारे थावरचंद जी गहलोत एट्रोसिटी पे, जनजाति पे, अनुसूचित जाति पे सख्त सजाएं हो, उसका एक बिल लेके आए हुए हैं। राज्यसभा में वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, इस पे तो किसी का मतभेद नहीं है। बहन मायावती ने भी कहा कि इसको तो पास कर लें, कांग्रेस ने उसको कल उसको भी नहीं पास होने दिया। आज का मुझे दिन का नहीं मालूम राज्यसभा। तो कैसी राजनीति हम कर रहे हैं? चलिए मैं कृष्ण मुरारी जी से पूछ लेता हूँ। कृष्ण मुरारी जी, आखिर ये हंगामा होता क्यों है बार बार? अगर कोई विचार की बात आ जाती है तो समय के साथ विचार तो हर चीज पे होना चाहिए। देखिए, वैचारिक बात ये है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1930 में पूना पैक्ट का चर्चा आई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में आरक्षण प्रणाली के ऊपर समझौता हुआ, उसमें पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 10 साल का राजनीतिक आरक्षण की बात थी। बाबा साहब तो ये चाहते थे दोहरी मतदाता प्रणाली हो, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं हो पाया। काश वो अगर हो गया होता तो आज अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों का अलग सांसद होता, वो दूसरे नेताओं की अपेक्षा अपने समाज के हित में देखता। आज दूसरी बात, आज नहीं देखते हैं। जहाँ तक भागवत जी ने, नहीं आज नहीं देखते। आज वो दूसरे पर पार्टी के प्रति वफादार थे, विप जारी हो जाता, बोल नहीं सकते। लेकिन पार्टियां तो देखो, मायावती जी की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह की पार्टी है, वो भी ओबीसी में आते हैं। उसके बावजूद इस तरीके की वो बात करना कि वो अपने लिए नहीं कर पाते हैं, पार्टी विप जारी, पार्टी तो किसी की भी होगी, पार्टी विप तो जारी होगी फिर भी विप जारी होगी ना जी। दलित समाज की जो स्थिति है आज उठा के देखिए, कारपोरेशन से लेके और आप भारतीय संसद तक में आप देखिए कैबिनेट मिनिस्टर कितने, उसमें कितने सेफ्टियां IAS जो SC ST के हैं, उसमें कोई कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर उनका प्रतिशत कितना है? आप मुख्यमंत्रियों में कितने अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, कितने उपराज्यपाल अनुसूचित जाति और जनजाति के? चलिए मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी हकीकत कादियान जुड़े हुए हैं। हकीकत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके का हंगामा क्यों है? क्योंकि पहले मोहन भागवत जी ने यह कहा था कि विचार हो इस तरीके की, अगर कहीं कोई व्यवस्था में विचार की तो कहीं दिक्कत होती नहीं है विचार करने की। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करते हैं, मोहन भागवत जी ने जब कहा कि इसके ऊपर, व्यवस्था के ऊपर एक बार विचार होना चाहिए, बवाल हुआ और जो बीजेपी की जो हार हुई बिहार के अंदर, सीधा सीधा उस बयान को दोषी ठहरा दिया गया। और जब भागवत जी को लगा कि नहीं, इस बयान के ऊपर ज्यादा बवाल हो गया है, तो अब उन्होंने एक यू टर्न लिया है। सीधा सीधा नजर आता है। लेकिन जो हमारे मुद्दा जो है आज का और जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, वो मेन बात यह है कि आरक्षण की हमें आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। दरअसल ये मुख्य मुद्दा फिलहाल का हमारा है। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है और हर जगह पर आरक्षण क्यों?
आज के दिन जब हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, बाकी जगह देखते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो बाकी जो आरक्षण नहीं ले पाते, वो बार बार इस बात से अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं। जब युवाओं से बात की जाती है, फील्ड में निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपको आरक्षण देना ही है, अगर आरक्षण की जगह सीधा सीधा क्यों ना इन लोगों को अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाए, इनको अलग से कोचिंग दे दी जाए, इनकी एजुकेशन फ्री कर दीजिए। लेकिन आप प्रमोशन के अंदर आरक्षण रखते हैं, आप नौकरियों में आरक्षण रखते हैं, आप दाखिलों में आरक्षण रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हीन भावना है, जो लेबोरियस बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ते हैं। तो ये जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। चलिए, हकीकत में आपके पास फिर से आऊंगा और फिलहाल इस हमारी खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव कल्याण के लिए भगवान कृष्ण के मुख से निकली भगवत गीता, और इसी पवित्र भगवत गीता का राज्य स्तरीय महोत्सव 17 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के समक्ष जाने माने कलाकार अपनी गरिमामयी संस्कृति की मोहक छटा बिखेरेंगे। श्री भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 19 से 21 दिसंबर तक होंगे गीता जयंती समारोह, जिसमें सेमिनार, शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, भगवत गीता सार और सरस्वती धरोहर की जानकारी पर प्रदर्शनी। आप सभी परिवार सहित इस महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने क्या कहा। जहाँ तक ये बात है, जब तक समाज के अंदर भेदभाव रहेगा तब तक ही लोगों के अंदर डर होगा, जब तक डर होगा तब तक सांप्रदायवाद चलेगा, जब तक सांप्रदायिकता चलेगी तब तक आतंकवाद का खतरा रहेगा, जब तक जातिवाद का भूत और जहर समाज के अंदर रहेगा तब तक देश जो है ठीक से विकास के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। और इसलिए इन सब बातों पर सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। यानी कि सभी पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, उसके बावजूद ये जातिवाद का जो जहर है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी एक बयान आता है तो उसके पीछे इतनी बड़ी राजनीति खड़ी हो जाती है। एक बार फिर से मैं कृष्ण मुरारी जी आपसे ही जानना चाहूँगा कि इसमें क्या दिक्कत है कि अगर कोई IPS बन गया है, IAS बन गया है और उसके परिवार को अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है, तो क्या दिक्कत है? दूसरे लोगों को लेना चाहिए। देखिए राठौर जी, आप अपनी जगह बिल्कुल एक बात कहती है कि IAS बन जाने के बाद, IPS बन जाने के बाद उसके बच्चों को काफी सुविधा मिलती है जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, IAS और IPS बनने के बाद, IRS बनने के बाद, IFS बनने के बाद हमारे कैबिनेट तक जो पहुंचने की स्थिति क्यों नहीं होती? क्या वहाँ पे जिस बेंच के जो दोनों ऑफिसर होते हैं, एक सर्वन समाज का होता है, एक अनुसूचित जाति का होता है, और दोनों मान लीजिए जिस बेंच के निकले हैं, एक बेंच का अधिकारी कैबिनेट में सेक्रेटरी बन जाता है, दूसरा नहीं बन पाता, इसका क्या कारण है बताइए? कारण ये है कि 3-4 साल उम्र का फर्क है। उम्र का नहीं, एक ही बेंच अगर एक बैच में कानूनन अगर उसको औपचारिकता पूरी करता है तो उसके लिए कोर्ट है, दूसरा कोर्ट है, साल की उम्र में कोर्ट में भी जा सकता है, निकल जाता है। अगर ऐसा कुछ वो नियम का कोई अवहेलना हो रही करो भाई। अगर आरक्षण मिटाना है भारत भूमि से तो एक बात तय करनी पड़ेगी, जितने जाति सूचक शब्द हैं, जितने भी शर्मा है, जाटव है, गुप्ता है, इनको हटाने की प्रतिक्रिया अपना हटाओ पहले, दूसरा नहीं। शर्त पहले आप एक तरफ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो सर्टिफिकेट पहले बनवाते हैं, वो चाहते हैं, उसके बाद कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये शब्द हटने चाहिए। शब्दों का खेल तो सब लोग कर रहे हैं। तो कोई भी शर्मा लिख सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी चौहान लिख सकता है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी गुप्ता लिख सकता है, कोई नहीं रोक सकता। उसके बावजूद आप भी लिखिए, कोई भी लिख सकता है जी।
जैसे 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, ये बात मैं आज नहीं कह रहा, प्रशासन में उनसे मैंने मीटिंग में कहा था, आप SC के नाते उसकी कास्ट को 10th में खोलिए। उसकी वजह क्या है? आज जाली सर्टिफिकेट बहुत बनते हैं। हाँ। आप 1000 रुपए दीजिए, जाली सर्टिफिकेट ले आइए, बहुत सारे अधिकारी पकड़े जाते हैं। जी बिल्कुल। वो जिस लोगों को आवश्यकता है तक नहीं पहुंच पाती। इसका एक अर्थ है, जैसे आप ये कहना चाहते हैं, गर्ग साहब भी कह रहे थे कि एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा के बाद जिसको नहीं मिला मत तक जो है दीपक की ज्योति जानी चाहिए, आरक्षण का लाभ उस घर तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज का जो शिकायतें मेन आती है वो यही आती है कि जो एक बार बन जाते हैं उनके जो संसाधन है वो बढ़ जाते हैं, उनका जो सिफारिश है वो बढ़ जाती है, तो जो बिल्कुल रह गया है उस आरक्षण का फायदा उठाने से उसको वास्तव में नहीं मिल पाता। इसका सीधा साधा तरीका मैं एज ए कांग्रेस के नाते नहीं, दलित समाज के नाते स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जाति सूचक का जो प्रमाण पत्र बनता है आप उसके 3 या 5 प्रमाण पत्र बना के ओरिजिनल दीजिए जी। और उसके बाद कहिए कि आप एक को यहाँ पे यूज कीजिए, दूसरे को यहाँ यूज कीजिए, तीसरे को कीजिए, उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके पास जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपको सेवा नहीं मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो समाप्त हो गया ना, बाकी का नंबर आएगा, यानी कोटा फिक्स कर देना, कोटा फिक्स कर दिया जी बिल्कुल। मैं मनोज दोहन के पास चलूंगा। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जिस तरीके के बयान आते हैं तो उसके पास पीछे सब एक तरफ से हाथ जोड़ के धो के पीछे पड़ जाते हैं। अगर भागवत जी कहते हैं विचार होना चाहिए तो कोई दिक्कत, सारे पीछे पड़ जाते हैं। जब मायावती जी कहती हैं कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए तब कोई चर्चा नहीं होती। सर निश्चित तौर पर इस बारे में विचार होना चाहिए, क्योंकि अभी शंकराचार्य जी का बयान आया। शंकराचार्य ने बड़े घमंड से कहा कि भाई गांधी का इस देश में कंट्रीब्यूशन का जिक्र ना करो और महात्मा बुद्ध के कंट्रीब्यूशन का जिक्र ना करो। उन्होंने ये बात सही कही कि गांधी का इस देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन यह देश बुद्ध की भूमि है और इस देश में जितने शंकराचार्यों के मठ हैं उनमें एक ही जाति का रिजर्वेशन है, गंगा के घाट में एक ही जाति का रिजर्वेशन है, पीपल के पेड़ में, गाय के दूध में, गाय की खीर में और गाय के पूंछ में एक ही जाति का रिजर्वेशन है। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो इस देश के अंदर जो गाय और गाय की पूंछ में एक ही जाति का रिजर्वेशन है, सारे व्यापार पर एक ही जाति का रिजर्वेशन है। नहीं, व्यापार पे नहीं कह सकते क्योंकि व्यापार में सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग आ रहे हैं और सदर बाजार में एक भी दुकान किसी दलित की नहीं है। लेकिन कोई खरीदने जाएगा तो कोई मना नहीं करेगा। निश्चित मुझे लगता है कोई कानून नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। और मैं 2-4 दलितों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जो अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मैं 200 व्यापारी मैं हकीकत के पास चलूंगा। हकीकत आपसे जानना चाहूंगा कि मनोज जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मनोज ने जो बातें कही है कितना दम है उनमें? देखिए, मनोज जी की बातों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इस देश के अंदर मेन जो मुद्दा है हमारा, मुद्दे से कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। मुद्दा आज का हमारा ये है कि क्या इस आरक्षण की हमें जरूरत है? क्या इस तरह का जो सिस्टम चला आ रहा है, जिसके ऊपर एक बार भागवत जी बयान देते हैं उस पर बवाल हो जाता है, जब वो उस बयान से यू टर्न लेते हैं फिर से बवाल हो जाता है। आरक्षण की जरूरत हमें क्यों है और आरक्षण क्यों ना आर्थिक आधार पर हो, ये हमारा बहस का मेन मुद्दा है। ये कहना कि जाति विशेष का व्यापार के ऊपर अधिकार है, ये कहना कि जाति विशेष का गंगा के ऊपर अधिकार है, गाय के ऊपर अधिकार है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आरक्षण की जरूरत क्यों है और अगर आरक्षण दिया भी जाए तो किसे दिया जाए और किन शर्तों पर दिया जाए। क्या वास्तव में लोगों, जरूरतमंद लोगों को आरक्षण मिल रहा है? इस पर भी चर्चा की जरूरत है। जी बिल्कुल। जी कृष्ण भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आरक्षण की जन्मभूमि है वर्ण व्यवस्था। जब तक वर्ण व्यवस्था जन्म के अनुसार रहेगी आरक्षण रहेगा। जिस दिन वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार हो जाएगी उस दिन आरक्षण। वर्ण व्यवस्था थी ही कर्म के अनुसार, पहले कर्म से थी, आज जन्म से है। ये उसमें ये गलती आई, रूढ़ियां आई, हटनी चाहिए। व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, चाहे उसका कार्य क्षेत्र कुछ भी। विश्वामित्र क्षत्रिय पैदा हुए थे, ब्राह्मण बनने की कोशिश की थी, अलाउ था। कर्म के लिए वाल्मीकि सबके पूज्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रविदास सबके पूज्य हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन, राम मंदिर का शिलान्यास जिसने किया वो अनुसूचित वर्ग का था। वाल्मीकि की प्रतिमा किसी बड़े मंदिरों में नहीं लगती, लगनी चाहिए तो लगा दीजिए। हाँ, तो आप बनवा के दीजिए, मैं लगवाता हूँ। कहना था कि वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए बाबा साहब ने सबसे पहले मनुस्मृति जलाई। बाबा साहब के जीवन दर्शन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने पूरा बाबा साहब ने पॉजिटिविटी का विरोध ही नहीं करा। उन्होंने भारतीय संविधान को राष्ट्र के सम्मुख रखा, जो विकास की गति जाती है
विकास की गति भारतीय संविधान के माध्यम से जाती है और उसके जाने के लिए हमें कर्म को मानना चाहिए और व्यक्ति के जन्म को जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। आरक्षण की जन्म जननी वर्ण व्यवस्था। मीराबाई रविदास जी की शिष्या होकर गर्व से कहती थी इस देश के अंदर ये रूढ़ियां पिछले 500-700 साल में आई हैं, हटनी चाहिए। संघ के तीसरे जो प्रमुख थे बाला साहब देवरस, उन्होंने स्पष्ट कहा था जो अस्पृश्यता को मानेगा, जो छुआछूत को मानेगा, जो जातिगत भेदभाव को मानेगा वो व्यक्ति नहीं है और उसको व्यक्ति नहीं है उससे कोई बातचीत, उससे कोई आधार ही नहीं बनना चाहिए। संघ पूरी तरह मानवतावादी है, सबको साथ लेके चलना चाहता है और इसके बिना इस देश में गुजारा नहीं हो सकता। चलिए मनोज, मैं आपके पास आता हूँ, 20 सेकंड है मेरे पास आपको देने के लिए। 20 सेकंड में बताइए, क्या संघ में हमने भी देखा है कि वहां पर सहभोज होता है, वहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती? सर, संघ में सहभोज होता जरूर है, लेकिन संघ के जितने संचालक रहे हैं आज तक, डॉक्टर हेडगेवार से लेके और वर्तमान डॉक्टर आपके जो जानवरों के डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उन तक जितने भी सरसंचालक रहे हैं वो हमेशा रज्जू भैया केवल एक राजपूत बने थे मंडल कमीशन के समय में, अदरवाइज केवल एक ही जाति के रहे हैं। लेकिन जो जिस संगठन में जो कार्यकर्ता होते हैं, जिस तरीके गति से बढ़ते हैं, केवल नीचे से बिठा के नहीं रख दिया जाता। किसी राजनीतिक पार्टी में भी नहीं तो कांग्रेस में कृष्ण मुरारी जी अध्यक्ष होते शायद, अगर ऐसी कोई व्यवस्था काम करने का तरीका होता है। केवल दलित पिछड़ों को संघ केवल पोजीशन देता है, पावर केवल एक ही जाति के हाथ में, लेकिन पोजीशन दे रहा है ना, पोजीशन मान लिया। मनोज जी, हमें पावर की जरूरत है। ये जो है नरेंद्र मोदी जो है बन के लोग बनिया था पहले, और अब जब नरेंद्र मोदी शासक बना गुजरात का, तब उन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है, तो ओबीसी में शामिल करवा लिया और इसका एफिडेविट भी दिया नरेंद्र मोदी है ना। गुजरात के अंदर ओबीसी है ना, मानते हैं। गांधी क्या थे? पहले वो बनिया था। बनिया क्या होता मालूम है आपको? ओबीसी में चलिए हकीकत आपसे बात करेंगे लास्ट में, 20 सेकंड है हमारे पास। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? देखिए, पूरे मामले की जो बहस है वो हमारी कहीं और ही चली जा रही है। मुख्य मुद्दा जो है आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और किसको मिलना चाहिए। फिलहाल की अगर स्थिति देखी जाए, बेशक जाहिर सी बात है कि जिसकी बहन बेटी को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया गया, जिसकी बहन बेटी ने रोज अपमान झेला है, जिन लोगों को किसी के घर में नहीं घुसने दिया गया, उन्हें आरक्षण की जरूरत थी मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन ये आरक्षण किन जगहों पर दिया जाए और किन शर्तों पर दिया जाए, इन शर्तों पर कहीं ना कहीं पुनर्विचार होने की एक जरूरत मुझे पर्सनली लगती है। आरक्षण अच्छी चीज है, मिलना चाहिए, लेकिन किनको मिले और कौन उनके हकदार। चलिए, बिल्कुल सही बात है, किसको मिलना चाहिए और कौन वास्तव में आरक्षण का हकदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज की हमारी इस खास चर्चा में आप लोग शामिल हुए, मनोज दुहन, नंदकिशोर गर्ग साहब और कृष्ण मुरारी जाटव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हकीकत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।